हेलो एवरीवन, स्टडी मेड इजी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 साइंस एनसीईआरटी का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे क्रॉप ग्रो करी जाती है, सारी प्रोसेस इसमें पढ़ेंगे। उसका रखरखाव कैसे किया जाता है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या समस्याएँ आती हैं, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम सबको पता है कि हमारे सिर्फ जो प्लांट्स होते हैं इन्हीं को ही प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। प्लांट्स को ही प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। बाकी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो चाहे ह्यूमंस हों चाहे एनिमल्स हों, ये सारे क्या हैं, ये सारे डिपेंडेंट हैं। ह्यूमंस हों चाहे एनिमल्स हों, ये सारी डिपेंडेंट्स हैं। सिर्फ प्लांट ही हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड, किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सबको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स अपने अपने लिए फूड ग्रो करते हैं। फिर उस फूड को एक हर्बीवोर आता है, वो खाता है, और उस हर्बीवोर को एक कार्निवोर खाता है या ओमनीवोर खाता है। इस तरीके से पूरा फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। तो you have already know that energy from food is utilized by organism from carrying out their various body functions such as, हमको एनर्जी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी में इंटरनली बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं। तो उन फंक्शंस को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमें फूड से मिलती है। इस वजह से ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ क्रॉप। क्रॉप होता क्या है? क्या हम जो गमले में प्लांट लगाते हैं उसको भी क्रॉप कह सकते हैं? नहीं, उसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्रॉप की डेफिनेशन होती है व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्जर स्केल। ऐसा नहीं आप एक गमले में एक पौधा लगा देंगे, दो पौधा लगा देंगे, चार पौधा लगा देंगे, लेकिन जब लार्जर स्केल पे एक बड़ी फील्ड पे क्रॉप उगाया जाता है, जो प्लांट्स उगाए जाते हैं और सेम टाइप के हों, तब उनको क्रॉप कहा जाता है। हम अपने घरों में गमले में कहीं रोज़ का हमने प्लांट लगा दिया, कहीं हमने एक टोमेटो का लगा दिया, इस तरीके से बहुत सारे हम लगाते हैं, लेकिन उनको क्रॉप नहीं कहा जाता। तो क्रॉप की डेफिनेशन है व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्जर स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। एग्जाम्पल दिया गया है कि वीट मतलब होता है गेहूँ। गेहूँ को जब हम उगाते हैं, आप सभी अगर खेत वगैरह गए होंगे तो एक बड़ा सा फील्ड होता है। उस बड़े से फील्ड में बहुत सारे सेम टाइप ऑफ प्लांट्स उगाए जाते हैं, और वो सेम टाइप ऑफ प्लांट्स ही मिलकर क्रॉप कहलाते हैं। तो दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे आर ग्रो। तो ये जो क्रॉप है, इस क्रॉप का क्लासिफिकेशन भी किया गया है कि हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है डिफरेंट, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ कभी बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो कभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। तो सेम एक टाइप का क्रॉप उगा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है थ्रू आउट द ईयर। तो इसी बेसिस पर हम लोगों ने क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, तो क्रॉप का क्लासिफिकेशन मेनली दो पार्ट में किया गया, हालांकि होता एक और भी है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो इसको समझने के लिए इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि खरीफ कौन सा है और रबी कौन सा है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। रबी को हिंदी में कहा जाता है, रबी को हिंदी में कहा जाता है सन। और सन सबसे ज़्यादा कब सन प्रचंड कब होता है? समर्स में। समर्स का मतलब कब हो गया? मान के चलिए आप अप्रैल से लेकर जून के बीच में। तो इस टाइम पर जो क्रॉप काटी जाती है, क्या करी जाती है? कट करी जाती है, उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। बस ये समझ लीजिए। तो रबी क्रॉप मैंने ऐसे ही याद किया था, मुझे बड़ी कन्फ्यूज़न होती थी रबी और खरीफ में। तो रबी क्रॉप वो होती है, रबी को हिंदी में सन कहते हैं। और सन जब बहुत ज़्यादा प्रचंड रहता है, प्रचंड कब रहता है? समर्स में रहता है। और समर्स में कब? वो भी अप्रैल और जून के अराउंड में, या मार्च से कह लीजिए, अप्रैल छोड़िए, मार्च से कह लीजिए। मार्च से गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जब कटाई होती है जिस टाइप ऑफ क्रॉप की, उसे रबी क्रॉप कहा जाता है। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो खरीफ क्रॉप, अब खरीफ क्रॉप क्या हो जाएगी? खरीफ क्रॉप जिसकी कटाई ठंड में होगी, मतलब जिसकी बुआई गर्मी में होगी। तो द क्रॉप विच आर शोन, शोन का मतलब होता है वो जो लगाई जाती है क्रॉप, इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन कब आता है? गर्मी में। हमारे यहाँ रेनी सीजन जून से स्टार्ट हो जाता है, सितंबर के बीच में। तो इस टाइम पर जो क्रॉप उगाई जाती है और ठंड में काट ली जाती है। इसकी कटाई कब होती है? इसकी कटाई ठंड में होती है, सितंबर में उगाई जाती है। तो वही नवंबर दिसंबर के अराउंड में इसको काट लिया जाता है। 3 से 4 महीने में क्रॉप उग जाती है। तो ऐसी क्रॉप को खरीफ क्रॉप कहा जाता है। रबी क्रॉप के लिए क्या है? द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन। अब विंटर सीजन में ग्रो करी जाएगी, तो ये कब काटी जाएगी? ये काटी जाएगी समर में। ये कब काटी जाएगी? समर में काटी जाएगी। तो ऐसे टाइप को कहा जाता है रबी क्रॉप। ठीक है, तो सबके एग्जांपल दिए गए, जैसे खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप में आता है पैडी। पैडी कहा जाता है धान को। धान का मतलब जिससे चावल निकलता है, धान से ही तो चावल निकलता है। और इसको खरीफ क्रॉप, इसको रेनी सीजन में इसलिए उगाया जाता है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और पानी की आवश्यकता की पूर्ति हम गर्मी में नहीं कर सकते, इसलिए इसको बरसात में उगाया जाता है कि जब रेन हो तो उससे हम किसानों को हेल्प मिल जाए, और बाकी अगर कमी होती है तो फिर इरीगेशन के थ्रू हम इसको प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये हो गया खरीफ क्रॉप और ये हो गया रबी क्रॉप। ये देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में इसीलिए नहीं ग्रो किया जा सकता क्योंकि विंटर सीजन में इसकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है हम पूरी नहीं कर पाएंगे। विंटर सीजन में उगाया जाएगा और ये फिर कहीं समर में काटा जाएगा, और समर में इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिसकी जो ज़रूरत हम पूरी नहीं कर सकते। इसी वजह से इसको हम रेनी सीजन में लगाते हैं। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसको मैं मिटा देता हूँ।
तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या क्या कैसे जो एग्रीकल्चर, ये जो पूरी क्रॉप उगाई जाती है उसमें किन प्रोसेसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, सारी प्रोसेस इन्वॉल्व रहती हैं कोई भी क्रॉप को ग्रो करने में। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अभी फर्दर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि क्यों जरूरी है। उसके बाद आता है शोइंग। शोइंग का मतलब होता है बुआई, मतलब लगाना, सीड्स को प्लेस करना, ये शोइंग कहलाता है। उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दिया जाता है। फिर इरिगेशन, पानी की आवश्यकता होती है, पानी देते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, अब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये वीड हमारी क्रॉप को अंदर ही अंदर नष्ट किया करता है। ये एक्चुअली में करता क्या है, ये प्लांट के की जो रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स जो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, ये बैठ के खाया करता है, तो इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फिर आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है कटाई, और हार्वेस्ट करने के बाद उसका स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसको अगर अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले जाएंगे, उसको अंदर ही अंदर उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, जिससे हमारी क्रॉप खराब हो जाएगी। जैसे गेहूँ है, गेहूँ में अंदर ही अंदर कीड़े पड़ जाते हैं तो अंदर से हॉलो हो जाता है, खोखला हो जाता है, और जब ये खोखला हो जाएगा तो ये इसको जब हम दोबारा यूज़ करेंगे उगाने के लिए तो इतनी ज़्यादा यील्ड हमको नहीं देगा, पैदावार नहीं देगा। इस वजह से स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में दिया गया है कि एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन। हाँ, तो मेन टास्क, जो इंपॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में, वो होता है सॉइल को टर्न करना और उसको लूज़ करना। टर्न और लूज़ करने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी जब हम खेत की जुताई करते हैं या प्लविंग करते हैं, तब होता क्या है कि जो अंदर की जो सॉइल है उसको बाहर निकालना, यही हमारा इसी तरीके से, इसी को टर्निंग कहा जाता है। नीचे की सॉइल को जब हम ऊपर ले आते हैं, ऊपर की सॉइल को नीचे कर देते हैं, तो ये टर्निंग प्रोसेस कहलाता है। और उसके बाद उसको लूज़ करते हैं। लूज़ का मतलब क्रम्स ना बन जाए बहुत सारे, जैसे हमने उसको टर्न किया, टर्न करने के बाद बड़े बड़े वो उसके मिट्टी के पत्थर बन गए, तो ये भी हमारे उसके लिए, क्रॉप के लिए खतरनाक है। तो इसको उसके बाद लूज़ करके एक फाइन पार्टिकल्स में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्यों होता है? दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अगर लूज हमारी, जैसे पत्थर है, पत्थर पे कोई पौधा क्यों नहीं उग पाता है? पत्थर पे पौधा इसलिए नहीं उग पाता है क्योंकि उसकी जो रूट है वो पेनिट्रेट करके नीचे नहीं जा पाती है। तो अगर हमारी सॉइल लूज रहेगी, तो लूज़ रहेगी तो उसमें पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा रूट्स का, और रूट्स जब अंदर पेनिट्रेट कर पाएंगे तभी उसको सपोर्ट मिल पाएगा, तभी वो ब्रीथ कर पाएगी, और तभी वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को सक कर पाएगी, खींच पाएगी। इसी वजह से लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अच्छा, अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो होते हैं इनको कहा जाता है फ्रेंड ऑफ द फार्मर, ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं। ये फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल। जैसे अर्थवॉर्म आपने देखा होगा, अर्थवॉर्म क्या करता है कि मिट्टी को खाता है, और मिट्टी को खाने के बाद उसको निकाल देता है, एक्सक्रीटा भी उसका मिट्टी होता है। तो एक तरीके से क्या कर रहा है, मिट्टी को कन्वर्ट कर रहा है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसी वजह से इनको फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है। दे एड ह्यूमस। ह्यूमस बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी सॉइल के लिए। अगर ह्यूमस नहीं रहता है तो उस लैंड को हम बैरन लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरन लैंड। बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन को हिंदी में कहा जाता है बंजर। अगर किसी भी लैंड में ह्यूमस नहीं है तो वो लैंड बंजर बन जाता है, उसके ऊपर कोई भी क्रॉप उग नहीं सकती है। तो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल वाटर, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by the soil organisms since only a few centimeter of the top layer of the soil. अच्छा, जो सॉइल के, तो अगर देखा जाए अर्थ का रेडियस अगर हम देखें तो 6400 किलोमीटर का है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये अर्थ है और यहाँ से इसके सेंटर तक जाए तो 6400 किलोमीटर तक जाएंगे। लेकिन जो क्रॉप के लिए उपयोगी जो मिट्टी है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की ही होती है। अगर हम 1 मीटर नीचे भी चले जाएंगे तो तुरंत वहाँ पर बड़े बड़े वो क्या कहते हैं इसको, पत्थर हमको मिलने लग जाते हैं, और वो वाली जो सॉइल होती है वो हमारे क्रॉपिंग के लिए अच्छी नहीं होती है। इस वजह से कहा गया है कि सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द रिच। बहुत सारा होता है क्या है, जैसे हमने ये हमारा प्लांट वो है, फील्ड है, इस फील्ड पे हमने उगाया। अब इस फील्ड पे उगाने के बाद क्या होता है कि यहाँ ऊपर लेयर का जितना भी न्यूट्रिएंट है सारे इस वाली क्रॉप ने उगा लिया है, इस वाली क्रॉप ने खींच लिया है। अब हमको इसको दोबारा से टर्न करना पड़ेगा ताकि इसके जो नीचे वाली लेयर है जिसके पास न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाकी ऊपर आ सकें, और जब वो ऊपर आएंगे तब हमारी सॉइल को दोबारा से न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, तो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल हमारी बन पाएगी। क्या बन पाएगी? न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बन पाएगी। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग, जो लूजनिंग और टर्निंग होती है इसको टिलिंग और प्लविंग कहा जाता है। टिलिंग और प्लविंग कहा जाता है। तो दिस इज़ डन यूजिंग अब ये बहुत सारे टूल्स होते हैं। प्लॉ इसका एक टूल होता है। प्लॉ आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस प्रकार का होता है, मैं बना रहा हूँ ये हाँ, ऐसे टाइप का एक ट्रायंगुलर शेप रहता है। यहाँ पर ये शार्प एज रहता है और ये कनेक्टेड रहता है। तो इधर ये लकड़ी का रहता है, वुडन रहता है, और ये कोशिश करी जाती है लोहे का या किसी ठोस मजबूत चीज़ का हो। तो ये जब खींचता है तो ये यहाँ जहाँ से जाता है ऐसे करके, तो यहाँ की मिट्टी को इधर 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 इधर, ये नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे पलटता रहता है। ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाती है और जो नीचे की मिट्टी है ये ऊपर आ जाती है। तो ये इसका काम रहता है।
तो इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लविंग। अब जब बहुत ज़्यादा ड्राई है तब हम प्लविंग ऐसे नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी, तो उसको पहले वाटरिंग कर दी जाती है, जिससे थोड़ा सा वो लूज़ हो जाता है, लूज़ पड़ जाती है सॉइल, और जिसकी वजह से प्लविंग पॉसिबल होती है। तो प्लव में फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ द, हाँ तो वही इसी की बात में मैं कर रहा था। क्लम्स का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर ना बन जाए, मिट्टी के पत्थर बन जाए, मिट्टी के ढेले बन जाए, नहीं ये नहीं, उसको लूज़ करना है। तो लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। तो इसी वजह से जब ये बड़े बड़े पत्थर ना बन जाए तो इसके इन सबको करने के लिए ये एक नई प्रोसेस करी जाती है जिसको कहा जाता है लेवलिंग। मतलब पूरी फील्ड को एक प्रॉपर लेवल में मेंटेन कर देना, एक लेवल बना देना, मतलब ऊबड़ खाबड़ ना रहे, ताकि अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हो गए, इधर हल्के छोटे छोटे पत्थर और इधर छोटे छोटे पत्थर हैं, तो अगर हमने इरिगेशन के लिए पानी लगाया, अब पानी लगा देंगे तो सारा पानी तो ये रोक लेंगे, इधर ही वाली क्रॉप को पानी मिलेगा और इधर वाली क्रॉप को पानी नहीं मिलेगा। तो वही दिया गया है कि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरिगेशन। इरिगेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप पूरे खेत का लेवल, पूरी फील्ड का लेवल अगर बराबर है तो अच्छी हर जगह पानी बराबर से पहुँचेगा। तो समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी टिलिंग करने से पहले मैन्योर ऐड कर दी जाती है। इससे क्या होगा कि ये पूरी प्रॉपर अच्छी तरीके से जो मैन्योर है वो पूरी फील्ड में हमारे मिक्स हो जाएगी। मैन्योर को जब हम पहले जो इसको टिलिंग करते हैं, टिलिंग इसको हिंदी में कहा जाता है जुताई करना, खेत जोतना, तो उसी के लिए क्या किया जाता है, जब इसमें पहले से हम मैन्योर फर्टिलाइजर्स डाल देंगे तो मैन्योर फर्टिलाइजर्स की वजह से ये पूरे फील्ड में बराबर इक्वली फैल जाएगा। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, अब हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, आप सबने देखा होगा, प्लॉ होता है, हो होता है, कल्टीवेटर होता है। ये मेनली 3 टाइप के होते हैं ट्रेडिशनल यूज़। ये देखिए प्लॉ बना हुआ है, इसमें ये पार्ट ज़मीन के नीचे घुसता है और ये ज़मीन के नीचे घुसने के बाद ये नीचे की मिट्टी को ऊपर लाता है और ऊपर की मिट्टी को नीचे फेंक देता है, और ऐसे ही कर करके पूरा खेत इस तरीके से इसकी जुताई करी जाती है। प्लव के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एंशिएंट टाइम से यूज़ होते हुए आ रहा है, इसी को प्लव कहा जाता है। हो के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। सॉइल को लूज़ करने के लिए। और वीड होता क्या है, वीड हम आपको एक्सप्लेन कर दें। वीड इज़ द अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड का मतलब है, अनवांटेड प्लांट का मतलब जिसको हम नहीं चाहते हैं और जो उग गया है। अभी उग गया है तो अगर हमने अपने क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएं तो ये भी तो खाएगा, और ये इनसे ज़्यादा खाएगा, और ये खा के बड़ा हो जाएगा और इसकी हमें ज़रूरत नहीं, और हमारे जो क्रॉप है उसको मिल नहीं पाएगा न्यूट्रिएंट और उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, जिससे हमको हमारी पैदावार में, हमारी यील्ड में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये होता है वीड। तो वीड वगैरह को हटाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए बना हुआ ये है हो, ठीक है, तो इसको इधर से पकड़ा जाता है, इसको पकड़ के खींचा जाता है और ये ज़मीन में रहता है। तो ये क्या करता है, मिट्टी को इधर से उधर फेंकता रहता है और मिट्टी को लूज़ कर देता है। फिर आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर को यूज़ किया जाता है ट्रैक्टर में बांध के। ये देखिए कल्टीवेटर है। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा होगा ये एक ही लाइन में आएंगे, और ये जो कल्टीवेटर होता है इसमें ऐसी एक के साथ 5 से 6 लाइन एक साथ वो हो जाती हैं, लूज़ हो जाती हैं, या जुताई बहुत ईजिली हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है। अब आती है सोइंग की बात। सोइंग का मतलब होता है बुआई। बुआई को मतलब कहा जाता है सीड्स को लगाना, उस प्रोसेस को सोइंग कहते हैं। तो सोइंग इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ द गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। सीड का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हमने वीट लिया है, अब गेहूँ लिया है, गेहूँ के बीच में हॉलो है, गेहूँ को बीच से कीड़ों ने खा लिया है, तो क्या इससे यील्ड अच्छी आएगी, प्रॉपर यील्ड आएगी? नहीं आएगी। इससे अच्छी यील्ड की हम अपेक्षा नहीं कर सकते। इस वजह से शोइंग से पहले गुड क्वालिटी क्लीन और हेल्दी सीड का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे करते हैं? सिलेक्शन ऑफ सीड के लिए क्या करते हैं, सबसे बढ़िया है सीड को आप क्या कर दीजिए, पानी में डाल दीजिए। पानी में डालेंगे तो जो लाइटर होंगी, लाइटर का मतलब वही जो हॉल होंगी, वो क्या करेंगे, फ्लोट करने लगेंगे। जो हैवियर होंगी वो सिंक कर जाएंगी। तो जो डैमेज सीड होगी बिकम हॉलो एंड डज लाइटर इसी की वजह से लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और वो ऊपर आ जाएगी, फ्लोट करने लग जाएगी। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी सीड, अब ऊपर की सीड उसको निकाल देंगे और जो नीचे की सीड है उसको हम बुआई के लिए यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इस मेथड से हम चेक कर पाते हैं। फिर अब हम कैसे सोइंग करते हैं उसके कुछ ट्रेडिशनल टूल्स दिए गए हैं। जैसे ये देखिए फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें होता क्या है कि ये साथ में जब ये इनका ये प्लॉ है, अब प्लॉ के साथ में जुताई हो रही है। प्लॉ ज़मीन में थोड़ा सा नीचे रहता है, जैसे ये हमारी मिट्टी है, मिट्टी के सतह के थोड़ा सा नीचे तक आता है, और नीचे तक आने की वजह से फनल में हम सीड भर देते हैं। इस फनल में सीड्स भरी रहती हैं और ये एक एक करके गिराया करते हैं किसान, और ये एक एक करके यहाँ पर गिरेंगे, फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ पर गिराएंगे, फिर आगे जाएगा, यहाँ पर गिराएंगे। मतलब हमारी जो ये सतह है, सतह से कुछ अंदर नीचे तक सीड्स हमारी पहुँच जाएंगी। तो ये ट्रेडिशनल था। अब क्या हो गया है, अब बहुत सारी मशीन्स आ गई। इस मशीन में यहाँ पर सीड्स को भर देते हैं और ये प्रॉपर डिस्टेंस पर, अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। अब एक जगह पर बहुत सारी सीड हमने डाल दी, यहाँ पर सीड ऐसे डाली, तो यहाँ पर जो ग्रोथ होगी वो बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करेंगे, सनलाइट के लिए कॉम्पिटिशन करेंगे, न्यूट्रिएंट्स के लिए वो करेंगे, वाटर के लिए
कॉम्पिटिशन करेंगे, जिस वजह से यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ अच्छी होगी। इसीलिए प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इसमें बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म और इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ भी बहुत ज़्यादा जरूरी। ऊपर ही ऊपर रख देंगे तो चिड़िया आके चुग जाएगी, तो चिड़िया आके खा जाएगी। तो दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड, शोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। तो इसको कहा जाता है सीड ड्रिल। ये सब चीज़ें याद रखनी होंगी आपको। तो सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी। अच्छा हाँ, तो पैडी जो धान की खेती होती है, इसको ऐसा किया जाता है कि इसको पहले साइड में कहीं पर उगा लिया जाता है, और उगाने के बाद जब थोड़ा सा बड़ा प्लांट हो जाता है तब उसको निकाल के क्या करते हैं हम खेत में प्रॉपर डिस्टेंस पे उसको लाइन बाय लाइन लगाते चले जाते हैं। ये इस वजह से होता है कि ओवर क्राउडिंग ना हो जाए। शीट्स को अगर हम एक साथ लगाएं तो कहीं पर हम फेंकते हाथ से ही, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा पड़ गई तो वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, और ओवर क्राउडिंग से क्या होता है हमने अभी आपको बताया है। तो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस के लिए क्या किया जाता है, इनको पहले अलग उगाया जाता है, फिर जब ये छोटे छोटे प्लांट बन जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट इन द सेंस कि इतने बड़े जब प्लांट बन जाते हैं, तब उसके बाद उनको उठा के और इनको हाथ से मैनुअली प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाया जाता है। तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, अब शोइंग हो गया। अब शोइंग के बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आज हमारी जो आजकल सॉइल है, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। अब किसी भी चीज़ से आप कोई भी चीज़ खींचते रहेंगे तो उसमें कमी तो हो ही जाएगी। तो उस कमी की पूर्ति, मतलब ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या प्रोवाइड कराते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं सॉइल को बाहर से। अब सॉइल पे लगातार अगर आप वहाँ पर शोइंग करते रहेंगे तो एक टाइम के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, तो उन्हीं की डिमांड को पूरा करने के लिए अलग से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर ये नेचुरल होता है और फर्टिलाइजर से फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो एफ से फर्टिलाइजर, एफ से फैक्ट्री, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में जो सब्सटेंस को सॉइल में ऐड किया जाता है फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, उनको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। तो फिर दिया गया है, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन सर्टेन एरियाज, फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। अब जैसे ये हमने, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे मार्च अप्रैल तक हम लोगों ने, मार्च की बात है, हमने वीट क्या है, वीट रबी क्रॉप है। रबी कैसे है, क्योंकि मार्च जब सन बहुत तेज़ होता है तब रबी क्रॉप उसको बोलते हैं। तो वीट को हमने जैसे ही हटाया उसके बाद हमने कोई दूसरी क्रॉप लगा दी, और वो क्रॉप जैसे ही हमने हटाई उसके बाद हमने तुरंत पैडी लगा दिया। जैसे ही रेनी सीजन आया तुरंत हमने पैडी, मतलब हमने खेत को छोड़ा नहीं, और खेत को छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स जाते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म, और न्यूट्रिएंट्स खत्म तो ये ज़मीन बंजर बन गई, मतलब बैरन लैंड बन गया। तो बहुत जगह है, तो इस चीज़ के लिए ये बैरन लैंड ना बने और इस पर पैदावार होता रहे, यील्ड प्रॉपर होता रहे, इस वजह से हम न्यूट्रिएंट्स और मैन्योर को बाहर से मिलाते रहते हैं। तो कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स पुअर हो ही जाएंगे। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर्स टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट, ताकि न्यूट्रिएंट की पूर्ति सॉइल में होती रहे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहा जाता है। तो इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर प्रॉपरली और इनसफिशिएंट, मैन्योर की जितनी ज़्यादा ज़रूरत, अगर उतनी ज़रूरत हम पूर्ति नहीं करेंगे तो हमारी जो प्लांट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। तो मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अच्छा, मैन्योर और फर्टिलाइजर की डिफरेंस बताया गया है। तो मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जैसे गोबर हो गया और इन सब चीज़ों, जो प्लांट हो गए, इन सबको क्या करते हैं, एक पिट में, एक गड्ढे में डालते रहते हैं, और गड्ढे में डालने के बाद वो डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जो डिकम्पोज्ड फॉर्म होता है उसे ही मैन्योर कहा जाता है। तो मैन्योर क्या है, डिकम्पोज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक। अच्छा, वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ा होगा। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, अर्थवॉर्म की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, इसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में। तो जब अर्थवॉर्म का यूज़ हो जाता है तो उसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, और जब खुद से हो जाता है तो उसको मैन्योर कहते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, और दे आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। इनको फैक्ट्रीज, एफ से फर्टिलाइजर और एफ से फैक्ट्री, एफ से फर्टिलाइजर और एफ से फैक्ट्री। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, जैसे यूरिया, सबने सुना होगा, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको जो फैक्ट्री में बनते हैं। और इनको एनपीके में एन से है नाइट्रोजन, पी से है फॉस्फोरस और के से है पोटेशियम। तो the use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizers has made soil less fertile। अब भैया ये फैक्ट्री मेड है तो इसके कुछ ना कुछ नुकसान तो होंगे ही। तो इसका नुकसान यही है कि अगर आप एक्सेसिव यूज़ करेंगे, आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा हम अगर फर्टिलाइजर्स डाल दें तो क्रॉप की यील्ड तो बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो आपकी सॉइल है, सॉइल ख़राब होती रहती है और सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ होती रहती है। तो फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कैसे वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए खेत और इसके बगल में पॉन्ड है, ठीक है, और ये आपकी फील्ड है। इसमें आपने फर्टिलाइज़र डाला, और फर्टिलाइज़र डालने के बाद उसी टाइम हो गई बारिश।
अब बारिश हो जाएगी तो ये जो इसके अंदर जो पानी था वो पानी बह के कहाँ जाएगा, पॉन्ड की तरफ जाएगा, और पॉन्ड की तरफ जाएगा और पॉन्ड में क्या, ये फैक्ट्री मेड फर्टिलाइज़र है ये मिक्स हो जाएगी, और मिक्स हो जाएगी तो यहाँ पर जितने भी रहते हैं वाटर एनिमल्स रहते हैं, फिशेस रहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा समस्या होगी, और ये जो पानी जो पहले फ्रेश था अब ये पॉल्यूटेड कहलाएगा। तो इस वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। उसके बाद मैन्योर और लीव द फार्मर, हाँ तो क्या करना है कि फर्टिलाइज़र्स की जगह पर या तो मैन्योर का यूज़ करिए, ठीक है। क्या बताया गया है कि वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विथ ऑर्गेनिक मैन्योर। मैन्योर में कोई समस्या नहीं, वो तो ऑर्गेनिक है। या फिर भैया फील्ड को थोड़ी देर कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, एक क्रॉप उगाइए, उसके बाद 3 से 4 महीने तक छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी वापस आ जाए तो फिर उगाइए। तो आपको ये सब चीज़ें बाहर से डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी समझ लीजिए, जैसे कि आपका ये जो सॉइल है तो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, मतलब वाटर को सर्कुलेट नीचे जाने की कैपेसिटी होती है। मतलब ये क्या करती हैं वाटर को, जिससे हमारा जो वाटर टेबल है, क्या है, वाटर टेबल है, ये भी रिचार्ज होता रहता है। क्या होता है, रिचार्ज होता रहता है। तो इस वजह से मैन्योर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन करती है और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश मतलब बढ़ा देती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉप रोटेशन आपको हम बताते हैं, बहुत सारे मतलब क्रॉप रोटेशन होता कैसे, जैसे मान के चलिए आपने वीट उगाया, अब वीट उगाने के बाद अब यहाँ पर आप फिर से वीट मत उगाइए, क्योंकि वीट की जैसे मान के चलिए रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये नाइट्रोजन बार बार खींचता रहेगा, तो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा जो हमारी सॉइल होगी उसमें नाइट्रोजन नहीं बचेगा। तो इस वजह से अगर आपने अब वीट उगाया है तो अब वीट मत उगाइए। अच्छा, आप क्या उगा सकते हैं, आप लेगुमिनस प्लांट्स उगा सकते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स पता है क्या होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि पल्सेस, ग्राम, ये सारे लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, इनको उगाइए। अच्छा, इनको उगाने से होता क्या, इनकी रूट पे एक बैक्टीरिया बैठता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। इनकी ये जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं, इनकी रूट पे एक बैक्टीरिया बैठता है जिसका नाम है राइजोबियम, जो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को पकड़ के इनकी रूट पर फिक्स कर देता है। और इस तरीके से जो नाइट्रोजन जो हम अलग से दे रहे थे वो नाइट्रोजन देना नहीं पड़ेगा, और उसके जब ये प्लांट कट जाएगा तो हमारी जो सॉइल होगी वो नाइट्रोजन से रिचार्ज हो जाएगी। इससे नाइट्रोजन से रिचार्ज हो जाएगी। फर्टिलाइजर मैन्योर में डिफरेंस क्या है, आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। मैन्योर के एडवांटेजेस क्या है, इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जैसे हमने बताया। इट मेक्स द सॉइल पोरस। पोरस का मतलब क्या है, उसमें पोर्स हो जाता है, पोर्स की वजह से उसमें हवा अंदर रहती है, और हवा रहती है तो प्लांट को खींचने में बहुत ज़्यादा वो रहता है, प्रॉब्लम नहीं होती, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। माइक्रोब्स भी अंदर आते हैं। अब मैन्योर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं, मैन्योर को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बनाया है। अब उसको जब हम ले आएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, दे आर ऑफन नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। तो अगर माइक्रोब्स आ जाएंगे तो हमारे फार्मिंग को और ज़्यादा हेल्प होगी। और हमारी सॉइल का टेक्सचर मतलब कलर कह सकते हैं, पैटर्न जो उस पर होता है, एकदम सफ़ेद नहीं हो गई है, रेतीली नहीं हो गई है, तो ये टेक्सचर होता है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है पानी लगाना, ठीक है। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन होता है पानी लगाना। तो जैसे वाटर की रिक्वायरमेंट हमको है, तो भैया ये भी तो लिविंग बीइंग है, इनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशंस रहेंगी तो जर्मिनेशन नहीं होगा, तो इस वजह से वाटर हमको जरूरी होता है देना। तो वाटर डिजॉल्व इन, अच्छा वाटर से क्या होता है, वाटर में न्यूट्रिएंट्स को हम डिजॉल्व कर देते हैं, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह डिजॉल्व कर देते हैं, तो ईजिली पहुँच भी जाता है हर एक क्रॉप तक। तो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। करंट का मतलब यहाँ पर हवा से है, तो जो हॉट एयर करंट होती है, मतलब जो जैसे लू चलती है तो सारा पानी सोख देती है। तो अगर हम इनको पानी देते रहेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, और उसमें भी सॉइल को भी ज़रूरत होती है पानी की। तो फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल। तो डेफिनेशन क्या बन के तैयार हुई, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल वेन एवर नीडेड इज़ कॉल्ड इरीगेशन। इसी को इरीगेशन कहा जाता है। तो समर्स में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देनी पड़ती है, वाटरिंग इज़ हायर। तो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एवापोरेशन, सारा पानी एवापोरेट हो जाता है, इस वजह से पानी देना जरूरी है। सोर्सेस ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन के सोर्सेस मतलब पानी कहाँ से दे सकते हैं, तो सबसे बड़ा सोर्स है रेन। अब जहाँ रेन नहीं होता तो वहाँ पर लोग डिपेंड होते हैं वेल्स पे, ट्यूबवेल्स पे, पॉन्ड्स पे, लेक्स पे, रिवर्स पे, डैम्स पे, कैनाल्स पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जहाँ पर रेन होता है वहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़्यादा निर्भरता नहीं रहती है। अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन के मेथड्स हैं। तो ट्रेडिशनल मतलब जो हम लोग पहले यूज़ करते आ रहे थे अपने
90s में या उससे पहले। तो मोट हो गया पुली सिस्टम, ये देखिए सब वही कुएं से पानी निकालने की प्रोसेस है। पुली लगा हुआ, इधर से खींचते हैं तो नीचे ये जो बाल्टी जैसा या कुछ भी होता है नीचे फेंकते हैं, जैसे वेल से पानी निकाला जाता है, सेम प्रोसेस होती है। और निकालने के बाद ये ऐसे चैनल्स बना दिए हैं, कैनाल्स टाइप के बना दिए, यहाँ पानी डालते हैं और इसीलिए खेत तक पहुँच जाता है। अब है चेन पंप। अब चेन पंप में भी वही, बस पानी निकालने के तरीके की वजह से सबका नाम चेंज किया गया है। ये देखिए ढेकली है, ढेकली में ये पुली का सिस्टम नहीं लगा हुआ, लकड़ी उठाएंगे तो ये बाल्टी नीचे जाएगी, पानी आएगा, लकड़ी उठा के घुमा देंगे और पानी इधर गिरा देंगे। और ये है राहत में क्या करते हैं, ये इधर इधर घुमा करता है और ये पूरा चेन से, ये पूरा अंदर ही अंदर चेन से कनेक्टेड रहता है। ये ऐसे ऐसे घूमता है, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, जिसकी वजह से नीचे से ये क्या करेगा, नीचे से पानी भर के लाएगा और ऊपर इधर यहाँ पर गिरा देगा और यहाँ से चैनल बना दिए जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम होता है। अब है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब आजकल जो मेथड यूज़ करी जा रही है उसमें सबसे पहला आता है स्प्रिंकलर और दूसरा आता है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, सबने देखा होगा पार्क वगैरह में जाते हैं तो एक मेन चैनल से बहुत सारे स्प्रिंकलर सेट्स ऐसे ऐसे कनेक्टेड रहते हैं और फिर यहाँ से पानी दिया जाता है तो ये स्प्रिंकल कर देते हैं। मतलब इसमें ज़्यादा पानी का वेस्टेज नहीं होता, पूरा खेत भरने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा खेत आप भर दीजिए। इसमें क्या होता है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जब रिक्वायरमेंट है तो आपने स्प्रिंकल कर दिया, एक तरीके से रेन है, बारिश करा दिया। और बारिश कराने की वजह से इनकी जो सॉइल है इसकी ह्यूमिडिटी, इसकी नमी मेंटेन रहती है और ये जो तो आपके क्रॉप्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहती है। ड्रिप सिस्टम एक बहुत एडवांस सिस्टम है जिसमें पानी का वेस्टेज बहुत ही मतलब होता ही नहीं है। समझ लीजिए कैसे होता है, जैसे ये सॉइल है और ये आपकी ये रूट्स हैं। तो ड्रिप सिस्टम ऐसा होता है कि ये रूट्स पे ये बूंद बूंद टपकाया करता है। मतलब यहाँ पर आप जो ये पानी स्प्रिंकल कर रहे हैं, हो सकता है हल्का फुल्का वेस्ट हो रहा हो, लेकिन ड्रिप सिस्टम में एक एक बूंद करके ये क्या किया जाता है, इसी के रूट पे पानी गिराया जाता है। मतलब हम इसकी लीव्स को नहीं दे रहे हैं, इसकी लीव्स को ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है इसके रूट पर, तो रूट पर हम डायरेक्ट पानी डाल रहे हैं और रूट पर पानी डालने की वजह से पानी हमारा वेस्ट नहीं होता है, बूंद बूंद करके डालते हैं। इसका एक और एडवांटेज ये है कि अगर हमको इसमें फर्टिलाइजर ऐड करनी है तो पानी में ही हम फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं और फर्टिलाइजर क्या करता है, पानी के थ्रू जाके इनके रूट्स पे पहुँच जाता है। तो फर्टिलाइजर का यूज़ भी, अब जैसे फर्टिलाइजर हार्मफुल होता है, फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर केमिकल है और फर्टिलाइज़र को अगर अच्छे से कॉशियसली नहीं डाला जाएगा तो ये किसानों को परेशान कर सकता है। आँख में इचिंग, बर्निंग, स्किन प्रॉब्लम बहुत सारी आ सकती हैं। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है ड्रिप इरिगेशन से। ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। अब वीड हमने बताया था, वीड क्या है, वीड है अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स का मतलब जिनको हम चाहते नहीं लेकिन साथ में ग्रो हो गए हैं। अब ये ग्रो हो गए, ये हमारी क्रॉप के साथ कंपटीशन में आ गया। कंपटीशन का मतलब इनको कह रहे हैं कि तुम जो भी न्यूट्रिएंट आ रहा है हमारे साथ भी शेयर करो। ये तुम्हारे साथ क्यों शेयर करें, हम चाहते नहीं तुम ग्रो हो के भी क्या बनोगे, हमारे किसी काम तो आओगे नहीं, तुमसे ग्रेन तो निकलेगा नहीं, और ग्रेन नहीं निकलेगा तो तुमको हम क्यों गाएं। तो इस वजह से प्रोटेक्शन ऑफ वीड बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट आर कॉल्ड वीड्स, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स जिनकी डिज़ायर नहीं है, तो उग गए हैं किसके साथ, हमारी क्रॉप के साथ, उनको कहा जाता है वीड। तो वीड रिमूवल जो प्रोसेस होती है उसको वीडिंग कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये कम्पीट करते हैं, मतलब कॉम्पिटिशन करते हैं हमारे क्रॉप प्लांट से, वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट, हर चीज़ के लिए। तो दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, हमारी क्रॉप के ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। तो क्या किया जाता है, कैसे इनको हटाया जाता है। अच्छा, दे मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, इनको काट के क्यों नहीं खाया जाता, पॉइजनस हो सकता है, होते भी हैं। तो फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स। वीड रिमूव करने का सबसे पहला है टिलिंग किया जाता है। एक खुरपी होती है, खुरपी हम बना के दिखाते हैं, हमने बहुत यूज़ किया है। तो खुरपी कुछ इस तरीके का, ये हैंडल होता है, ये लकड़ी का हैंडल होता है पकड़ने के लिए, और यहाँ से एक शार्प ब्लेड निकली रहती है, ये खुरपी है, ये शार्प है एकदम, ये लोहे की ब्लेड, और ये पूरा लकड़ी का स्टैंड है, हाथ से पकड़ा जाता है और इससे क्या करा जाता है, इनकी जड़ काट दी जाती है। जैसे ये वीड है, तो हम क्या करेंगे, इस खुरपी से ऐसे प्रहार करेंगे जिसकी वजह से इसकी जड़ कट जाएगी और ये पौधा उठा के फेंक देंगे। और ये जब जड़ कट जाएगी तो ये इसको ऐसे निकाल दिया जाता है। और फिर वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सम केमिकल्स, इनके लिए भी केमिकल बना दिया गया जिनको वीडिसाइड्स कहा जाता है। जो केमिकल है उसको कहा जाता है 2,4-D, ये याद रखना है, 2,4-D, ये वीडिसाइड कहलाता है। ठीक है। एज ऑलरेडी मेंशन, वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड, जब ग्रो कर रहे होते हैं। अच्छा, बाद में जब ये ग्रो कर गए हैं, ये जब ये पूरा प्लांट बन गया है, अच्छा मैच्योर प्लांट बन गया, तब हटा क्या फ़ायदा, क्योंकि उसने सारा न्यूट्रिएंट खींच लिया ही। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि इनको तभी स्प्रे किया जाता है जब वेजिटेटिव ग्रोथ पे हो, मतलब उसमें फ्लावरिंग स्टेज हो, उग रहे हो, उसी टाइम पर हम क्या कर देते हैं, इसको ये एक तरीके का स्प्रे होता है, छिड़क देते हैं और ये वहीं पर सूख जाता है। तो स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर्स, सो दे शुड बी यूज। हाँ, उनको आराम से यूज़ करना चाहिए, नोज़ और माउथ को अच्छे से कवर कर लो, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। अब उसके बाद आती है बारी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई, हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई। अब हम कैसे काटेंगे, तो हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे ट्रेडिशनल वेज़ हैं, मॉडर्न वेज़ हैं, बाई मैनुअली, फिजिकल है और बाई मशीनरी है, बहुत सारे होते हैं। तो क्या करते हैं, एकदम क्लोज टू द ग्राउंड से काट लेते हैं
और 3 से 4 महीना लगता है सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में, मतलब कटाई के लिए तैयार होने में। तो हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज इधर डन बाय मैनुअली बाई सिकल। ये देखिए हंसिया, इसको सिकल, इसको हिंदी में हंसिया कहते हैं। ये स्टैंड होता है और इसी, ये बहुत शार्प ब्लेड होती है, ये वाली जो ब्लेड है बहुत शार्प होती है, ठीक है, और इसी से पकड़ के काट लिया जाता है। तो द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। उसके बाद क्या करते हैं, जब पौधा काट लेते हैं तो उसमें से ग्रेन सीड्स को अलग अलग जो है निकाल लिया जाता है फ्रॉम द शेफ। शेफ कहला, जैसे ये समझ लीजिए वो है। अब इसमें बहुत सारे ये वो निकले, इनमें ग्रेन्स हैं, इसको हमने नीचे से काट लिया। अब हमें इसकी क्या ज़रूरत, तो हम क्या करते हैं, इससे सीड को हटाना। ये शेफ है, ये जो शेफ है आपका, ये शेफ कहलाता है, और इससे ग्रेन निकाला जाता है। ग्रेन निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े से पत्थर पे इसको पटकते हैं, और पटकने की वजह से जो जितना भी सीड है सारा इधर उधर बिखर जाता है, और बाद में इसको जो है इकट्ठा करके हम स्टोर कर लेते हैं। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इसी प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है। द थ्रेशिंग इज द प्रोसेस बाई विच ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम शेफ। तो ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम शेफ बाई यूजिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। तो दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन वगैरह मशीन से भी हो जाता है, ये काट वाट के सब बराबर कर देती, भूसा बना देती छोटा छोटा। विच इनफैक्ट हार्वेस्टेड एज वेल एज थ्रेशर। तो ये क्या करता है, ये हार्वेस्ट, कटाई भी करता है, कटाई करने के बाद ये थ्रेश भी कर देता है, मतलब सीड को उसके शेफ से अलग भी कर देता है। ऐसी ऐसी भी मशीन आ गई है, कंबाइन मशीन है, ठीक है। और जब ये जैसे किसान, जो मैंने यहाँ वाली प्रोसेस बताई, तो इसमें बहुत सारा इसका ये छोटे छोटे वो पार्टिकल्स भी तो आ जाएंगे, जिसको भूसा कहा जाता है। क्या कहते हैं, भूसा या फिर हस्क, ठीक है, ये भी आ जाएगा। तब किसान हमारे यूज़ करते हैं विनोइंग मेथड। विनोइंग क्या होती है, विनोइंग इज द प्रोसेस बाय विच हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन बाय यूजिंग विंड। अब विंड के लिए क्या होता है, कभी कभी ऐसी मशीन यूज़ होती है, नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं, कपड़े से हवा, जैसे एक किसान ने इस कपड़े को इधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, और कपड़े से हवा हाँकते हैं। और कभी कभी हवा चल रही होती है तो उसको सीधे गिराते हैं। जैसे ये एक कंटेनर में इन्होंने उसी को रखा हुआ है, ग्रेन को रखा है, इसी में हस्क मिली हुई है। अब इसको क्या करेंगे, हवा इधर से चल रही है, तब ये इसको यहाँ पर जब नीचे गिराएंगे तो यहाँ नीचे जो है ग्रेन्स गिर जाएंगे, और जो हस्क होगा हवा के साथ बह जाएगा, हस्क इधर बह जाएगा और यहाँ पर ग्रेन्स एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी प्रोसेसेस के बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। मॉइस्चर अगर रहेगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनपने लग जाएंगे और उसी को अंदर ही अंदर खाते रहेंगे, और खाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम से बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा उसमें शुरुआत में मॉइस्चर रहता ही है, तो उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है स्टोर करने से पहले। इट फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। अगर बिना ड्राइंग के अगर फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन है अगर ऐसे स्टोर कर दिया जाए तो दे में बी स्पॉइल्ड और अटैक बाय ऑर्गेनिज्म, हुआ तो खराब हो जाएंगे या तो उन पे ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो जाएगा, मेकिंग देम अनफिट फॉर द यूज़ फॉर जर्मिनेशन। और नेक्स्ट बार जब हमको जर्मिनेट करना होगा और हम फिर उसी सीड को चेक करने की प्रोसेस में डालेंगे, और हम जब देखेंगे कि पानी में हमने सीड डाला तो सारी सीड तैर रही हैं, सारी सीड हमारी खराब हो गई, तो अनफिट हो जाएंगी। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। दिस प्रिवेंट द अटैक, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक इससे नहीं होता है। आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स। अच्छा, नीम लीव्स और इन सब चीज़ों का जब ज़्यादा स्टोरेज नहीं करना होता है, जब कुछ ही जैसे किसान है उसके पास 4-5 कुंटल आ गया तो उसमें इनको रख देता है, क्या कहते हैं, नीम लीव्स को। तो नीम लीव्स होता क्या है, नीम एक तरीके से इंसेक्ट रेपलेंट का काम करता है, तो वहाँ पर इंसेक्ट्स नहीं जाते हैं नीम लीव्स की वजह से। ये बड़ी बड़ी स्टोरेज होती हैं। जैसे किसान है, किसान ने बेच दिया, अब कोई बड़ा सा व्यापारी है वो क्या करेगा, सबको स्टोर करके रखेगा और जब ज़रूरत होगी तब बेचेगा। ये देखिए ग्रेनरीज में ऐसे रखा जाता है, ठीक है। तो स्टोर करने की जगह जो ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है लार्ज स्केल में, उनको सिलोज या ग्रेनरीज कहा जाता है। देखिए ये सिलोज बने हैं, इसको सिलोज कहते हैं, प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड। तो ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट, बहुत सारे केमिकल डाल दिए जाते हैं जो इनकी ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट की ग्रोथ को होने नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है खेती के साथ साथ एनिमल को उगाना नहीं, एनिमल को पालना, ठीक है। तो मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। इन प्रीवियस क्लास वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप production involve number of steps like selection of seed sowing. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with some proper food, shelter and care. When this is done on a large scale is called animal husbandry. Animal husbandry का मतलब, अब जैसे एक गाय आपने पाल ली, कुत्ता पाल लिया, तो एनिमल हस्बेंड्री नहीं। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है आपके पास 10-15 गाय हैं, 10-15 भैंस हैं, 10-15 से ज़्यादा बकरियां हैं, तो इनका आप उनको प्रॉपरली फूड दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, ये पूरी जो प्रोसेस होती है तब इसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर में कुछ ऐसा था नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, जितना एक्सप्लेन करने के लिए था हमने एक्सप्लेन किया। बाकी कोई समस्या हो कमेंट करके बताएं, कमेंट करिए, और आगे चैप्टर आते रहेंगे, तो बने रहिए चैनल पे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करिए, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करिए। और अगर कोई इससे रिलेटेड आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो में उसका रिप्लाई दे देंगे। जो शॉर्ट्स बनते हैं शॉर्ट्स में हम उसका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। बाकी